आज से हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स शुरू करने जा रहे हैं और मुझे लगता है किसी भी विषय को अगर पढ़ रहे होते तो उस विषय में इंटर करने के पहले कुछ चीजों को जानना जरूरी है। ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान में रखें, मेहनत दो तरीके से होती है। ठीक है, स्टडी दो तरीके से होता है। सबसे अधिक मेहनत करने के लिए कौन जाना जाता है, बताइए? ठीक है, सबसे अधिक मेहनत करने के लिए जाना जाता है बैल, गधा। नहीं, लेकिन क्या उसकी मेहनत का फायदा उसे मिल पाता है? उसकी मेहनत का फायदा किसको मिलता? उसका जो मास्टर है उसको मिलता है। नहीं, ठीक उसी प्रकार मजदूर सबसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन उसका फायदा किसको मिलता? प्राइम बेनिफिशियरी उसका मालिक होता है। तो इसका मतलब यह है कि बैल की तरह मेहनत करने से सफलता नहीं मिलने वाली है। इसका मतलब कभी यह नहीं निकालिएगा कि बिना मेहनत की यह सफलता मिल जाएगी, यह गलत कंक्लूजन होगा। एक फ्रेज आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है, वह फ्रेज है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी, ठीक है, अगर हमें पता हो पढ़ने के पहले कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, हम उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, तो उस स्थिति में आपको लगता नहीं है कि मिनिमम इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट हम हासिल कर पाएंगे? तो उसी स्मार्ट स्टडी के लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अगर इंडियन पॉलिटी सेक्शन जो है इसको आपके साथ इस पर डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं, इस पर क्लास शुरू होने जा रहा है, तो इंडियन पॉलिटी में इंटर करने के पहले हमें यह पता होनी चाहिए, हमें यह पता हो कि हमें कितनी मेहनत करनी है, कहां पर मेहनत करनी है, क्यों मेहनत करनी है, और इसमें हेल्पफुल क्या है? इसमें हेल्पफुल है प्रीवियस ईयर के प्रश्न। जैसे अगर मैं बात करूं भारतीय राज्य व्यवस्था, और यहां पर जो हमारी चर्चा होने जा रही है इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट है बीपीएससी पीटी। पहला प्रश्न जो यहां पर इमर्ज करता है, पहला प्रश्न यह इमर्ज करता कि बीपीएससी में पॉलिटी सेक्शन की अहमियत कितनी है। तो आपको यह पता है कि पॉलिटी सेक्शन से अगर हम पीटी की बात करें तो बीपीएससी पीटी में 10 से 12 प्रश्न होते। आउट ऑफ ये जो 10 से 12 प्रश्न होते हैं, आउट ऑफ, तो ये जो 10 से 12 प्रश्न होते हैं आउट ऑफ 150 क्वेश्चन, 150 प्रश्नों में 10 से 12 प्रश्न होते हैं। इस चीज को हम समझें। नहीं,
अर्थात अगर हम देखें तो पूरे के पूरे मतलब बीपीएससी पीटी के पेपर में इसका वेटेज 10% से भी कम है, नहीं, नियर अबाउट का ले 0.7%, मतलब नियर अबाउट का ले 7% के आसपास इसका वेटेज है, नहीं। और इस दृष्टि से देखा जाए तो एट फर्स्ट ग्लांस लगेगा इसकी बहुत अहमियत नहीं। लेकिन एक चीज आप यहां पर ध्यान रखेंगे, अगर यह कंक्लूजन आप ड्रॉ इसके आधार पर कर रहे हैं तो आप ब्लंडर कर रहे हैं। ब्लंडर क्यों कर रहे हैं कि इसकी अहमियत जो है, जो दिख रही है अहमियत, इसकी अहमियत इससे ज्यादा है। और इसकी अहमियत इससे ज्यादा क्यों है? तो दो कंटेक्स्ट में। पहला कंटेक्स्ट क्या है? तो अगर हम इसके कंटेक्स्ट में, हम इसके संदर्भ में देखें तो यहां पर आप देखेंगे 10 में 10 स्कोर आप कर सकते हैं, नहीं तो मिस करने की संभावना क्या है? अपेक्षाकृत कम है। एक तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, मतलब यहां से स्कोर अगर करेंगे तो आप चाहें तो 10 में 9 स्कोर कर सकते, 10 में 10 स्कोर कर सकते। यह इसकी अहमियत को बढ़ा देता है और यहां से स्कोर करना अपेक्षाकृत आसान है। दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें तो पॉलिटी सेक्शन की मेंस में अहमियत ज्यादा है। और जब मेंस के कंटेक्स्ट में हमारी चर्चा होगी तो मेंस में देखेंगे पॉलिटी सेक्शन से जो प्रश्न उठा करके पूछे जाते हैं, वे प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं? एप्लीकेशन पर बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं, अपडेशन पर बेस्ड पूछे जाते हैं। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उस स्थिति में मेंस के पेपर के साथ आप जस्टिस नहीं कर सकते। तो जब भी प्री के लिए आप पढ़ रहे हो, इन दोनों पहलुओं को जरूर ध्यान में रखें। और जब इन दोनों पहलुओं को आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर पॉलिटी को आप उससे ज्यादा महत्व देंगे जितना महत्व एट फर्स्ट ग्लांस या सामान्यतः दिया जाता है। यह तो पहला कंटेक्स्ट हुआ। दूसरा कंटेक्स्ट अगर देखें तो अगला प्रश्न यहां पर उभर करके आता, यहां से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति क्या है? पॉलिटी सेक्शन से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं? ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केस में अगर आप जाकर के देखें तो मोस्टली ये प्रश्न जो होते हैं मोस्टली फैक्चुअल नेचर ऑफ क्वेश्चन, तथ्यात्मक प्रकृति के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है। लेकिन यहां पर एक सावधानी बरतिएगा, तथ्य भी दो तरह के होते। ठीक है। एक तथ्य होते हैं जो सतह पर तैरते हुए दिखते, मतलब ऊपर से दिख जाएंगे, और दूसरे तथ्य होते हैं डीप रूटेड फैक्ट, जिनको आप सामान्य तथ्य नहीं कह सकते, जिनको आप सामान्य तथ्य नहीं कह सकते। तो अगर डीप रूटेड फैक्ट
बेस्ड क्वेश्चन है तो उनके मिस करने की संभावना क्या होगी। तो यहां पर अगर आप जाकर के देखें फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चन जो होते उनमें क्या देखेंगे, डीप रूटेड फैक्ट पर आधारित भी, और मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। जैसे एक प्रश्न 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। ऑप्शन आपके पास है, राज्य के मुख्यमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास, तीसरा संसद के पास और चौथा राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो यह प्रश्न आसान नहीं है, यह प्रश्न आसान नहीं है। यह सतह पर दिखने वाले तथ्य नहीं है जो बड़ी आसानी से कहीं पर भी आपको दिख जाए। और जितनी आसानी से आपने अभी राष्ट्रपति कह दिया, अगर प्रीवियस ईयर के प्रश्न नहीं करते और ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते तो क्या जानकारी होती है इस बात की? नहीं। तो इस प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया, लेकिन ऐसे प्रश्न और भी बन सकते हैं और ऐसे प्रश्न और भी बनेंगे। तो क्या आपको लगता नहीं है कि वैसे प्रश्नों को कवर करने के लिए अप्रोचेज में बदलाव की जरूरत होगी? हम सावधान रहें, अतिरिक्त सावधानी बरतने की कोशिश करें। मेरी बातें समझ में आई? इस बार टेस्ट में हमने एक क्वेश्चन दिया था, 70वें बीपीएससी पीटी के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें हमने टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, शेड्यूल्ड ट्राइब को नोटिफाई करने की जो प्रक्रिया होती है, कब किसी कम्युनिटी को, ट्राइबल कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में नोटिफाई किया जाता है, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न था। और बीपीएससी ने 69th बीपीएससी में प्रश्न पूछा है, 69th बीपीएससी पीटी में यह प्रश्न पूछा है कि किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने की आवश्यक विशेषताएं, अर्थात कोई भी कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी किन किन फीचर्स को इनहेरिट करेगी तब उसे शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जा सकता है। ठीक है, तो उसमें एक है कि प्रिमिटिव फीचर होना चाहिए, आदिम लक्षणों के संकेत होने चाहिए। दूसरा है उनका अपना डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए, विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए। तीसरा है बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क होना चाहिए। नहीं, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में सर्व, अर्थात एक हेजिटेशन होगा, जितनी आसानी से हम आप अदर कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेट कर लेते, नहीं, अगर आप देखें उतनी आसानी से गांव के लोग कम्युनिकेट करते। और ट्राइबल में इनवर्ड लुकिंग अप्रोच और ज्यादा होता है। अगर आपको ध्यान हो तो कुछ समय पहले दक्षिणी अंडमान में एक ट्राइब की चर्चा आई थी, नॉर्दर्न सेंटिनेंटल, नहीं, और उस ट्राइब की खासियत यह है कि भले वो भारत का हिस्सा है वो रीजन, लेकिन भारतीय सेना, भारतीय प्रशासन की वहां तक पहुंच नहीं है। और उस समय चर्चा में यह आई थी कि एक अमेरिकी, मेरे ख्याल से अमेरिकी या अंग्रेज जो है, फादर वहां पर पहुंचने की कोशिश की और उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, सुनामी के समय वहां पर भारत सरकार के द्वारा मिलिट्री असिस्टेंस भेजा गया, वायुसेना के विमान वहां पर सहायता देने के लिए पहुंचे। ठीक है, लेकिन वायुसेना के विमान जो हैं वो वहां पर उतर नहीं पाए। ठीक है, किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जो है उसके लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है। बातें समझ रहे हैं या नहीं? नहीं, तो अगर आप देखें इनवर्ड लुकिंग अप्रोच और सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस जो है ट्राइबल कम्युनिटी में बहुत ज्यादा होता, और आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेशन में उनमें हेजिटेशन होगा।
और चौथा है बैकवर्डनेस एंड ज्योग्राफिकल एलाइनेशन, पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव। और इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से सही है। तो कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी इन चारों फीचर को अगर धारण करेगी तो ऐसी स्थिति में उसको शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में नोटिफाई किया जा सकता है। इतनी बातें स्पष्ट हुई। अब अगर देखें, अब अगर एक बार यह प्रश्न पूछा गया तो नोटिफिकेशन के प्रोसेस पर भी प्रश्न उठा करके पूछे जा सकते, यह हमें इमेजिन करना है। अब यही प्रश्न दोबारा पूछे जाएंगे यह कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यहां से हमें इंडिकेशन मिला कि आगे प्रश्नों की दिशा क्या हो सकती है। ठीक उसी प्रकार कल के डेट में यह भी पूछा जा सकता है कि किसी कास्ट को शेड्यूल कास्ट के रूप में कब नोटिफाई किया जा सकता है, नोटिफिकेशन का वो प्रोसेस क्या है। तो बार बार जो मैं कहता कि प्रश्नों जो पूछे गए प्रश्न हैं, उन पूछे गए प्रश्नों से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकने वाले प्रश्नों को पकड़ने की कोशिश करें, वहां तक पहुंचने की कोशिश करें, वह आइडिया लेने की कोशिश करें, इवॉल्व करें। जब तक वो इवॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपकी समस्या बनी रहेगी। कितनी बातें स्पष्ट हुई। अब अगर यहां से हम मूव करें तो ये तो हमने कहा कि फैक्चुअल नेचर के प्रश्न हो गए। दूसरा कंटेक्स्ट उभर करके आता कि यहां पर अगर आप जाकर के देखें तो कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग पर आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और आने वाले समय में ऐसे प्रश्नों की संभावना क्या है, ऐसे प्रश्नों की संभावना बढ़ेगी। जिस तरह से बीपीएससी का यूपीएससी की ओर ओरिएंटेशन हो रहा है, ऐसे प्रश्नों की संभावना आने वाले समय में बढ़ेगी एंड यू शुड बी रेडी फॉर दैट। उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। यह दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। तीसरा कंटेक्स्ट देखें तो तीसरा कंटेक्स्ट क्या है। तीसरा कंटेक्स्ट यह है कि अपडेशन करेंट ओरिएंटेड प्रश्न, और इस करेंट ओरिएंटेशन वाले प्रश्न के लिए किसकी जरूरत होगी, अपडेशन की जरूरत होगी। अपडेशन की जरूरत होगी। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। सब पढ़ाने में सबसे आसान कौन सा विषय पढ़ाना है जानते हैं, और सबसे मुश्किल कौन सा विषय पढ़ाना है बतला सकते हैं। सबसे आसान है इकोनॉमी पढ़ाना, सबसे आसान है साइंस पढ़ाना, और सबसे मुश्किल क्या पढ़ाना है जानते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी। इसको पढ़ाना सबसे मुश्किल है। क्या सोनम, कहां स्ट्रगल कर रही हो? हाँ, सबसे मुश्किल है पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ाना, क्योंकि बच्चा को लगता है ये सब तो हम जानते ही हैं, ये सब तो हम जानते ही। और इसलिए जब पॉलिटी पढ़ाया जा रहा हो, जब हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा हो, तो टीचर को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं बच्चे, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। समझे। और एक और बात ध्यान रखेंगे, सतर्कता गई दुर्घटना घटी। नहीं, एक शेर सुना होगा,
मुझे तो अपनों ने लूटा, लूटते अपने ही हैं, दूसरे नहीं लूटते। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। नहीं, कोल्ड का शिकार होने की संभावना कब होती है? माघ और पूष महीने में? नहीं नहीं नहीं, नहीं। आती हुई ठंड और जाती हुई ठंड खतरनाक होती है। सबसे ज्यादा कोल्ड के शिकार लोग वैसे ही समय में होते हैं, क्योंकि सतर्क नहीं होते। जनवरी फरवरी की ठंड में तो पूरी सतर्कता बरती जाती है, जरूरत ना हो तब भी। नहीं, क्लासरूम में भी आप लोगों का चेहरा देखना मुश्किल हो जाता है, इतना तोप के रहते हैं। तो इस बात को समझें। अब अगर यहां से हम मूव करें, ये तो प्रश्नों की प्रकृति की बात की। अब सवाल यह उठता कि पॉलिटी या इकोनॉमी में समस्या कहां पर होती? नेचर ऑफ प्रॉब्लम। एक जो कंटेक्स्ट होता है, एक जो समस्या आती है यहां पर, वो आती है चीजों को हल्के में लेना। कैजुअलनेस। एक ये समस्या आती है। दूसरी समस्या क्या आती है? वह है मूल संविधान की उपेक्षा। यह दूसरी समस्या है। कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को हम ओवरलुक करते, ठीक है, और आप देखेंगे वो ओवरलुक करना जो है कई बार खतरनाक हो जाता। प्रश्नों के कंटेक्स्ट में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तीसरी समस्या जो यहां पर उभर करके आती है वह है बेसिक अप्रोच, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट को अहमियत ना देना। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि डेमोक्रेसी को डिफाइन करें, नहीं, और अगर मैं आपसे कहूं कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन परिभाषा नहीं देनी है आपको, अब डिफाइन करें। ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, यह डेफिनेशन नहीं देना। इसके अलावा आप जो कुछ बोल सकते। क्या डिफाइन करना आसान होगा आपके लिए? बतलाइए। नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं स्टेट, स्टेट का मतलब क्या है? नहीं, इंडिया एक स्टेट है या बिहार एक स्टेट है? नहीं, तो इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट को समझना होगा। क्या कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट को समझते हैं? बतलाइए।
ठीक उसी प्रकार नहीं, और अगर मैं आपसे यह पूछूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने प्रकार के स्टेट की चर्चा मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने प्रकार के स्टेट की चर्चा मिलती है? स्टेट शब्द किन किन अर्थों में है, क्या बतला पाएंगे? ठीक उसी प्रकार मैं आपसे पूछूं, नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजॉरिटी, बहुमत की अवधारणा, बहुमत की अवधारणा, नहीं, यहां पर जितने लोग बैठे हैं पॉलिटी तो पढ़े होंगे, नहीं, विशेष बहुमत को कितने लोग डिफाइन कर सकते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी को? रुकिए, हाथ केवल खड़ा करें ना। 1 2, हाँ गाजिया तुम ही शुरू करो, बताओ स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब? टू एंड थर्ड, और 2/3 मेजॉरिटी का मतलब? और मतलब क्या? सामान्य बहुमत? सामान्य बहुमत नहीं समझ में आया। सामान्य बहुमत का मतलब क्या होता? किसका 50% प्लस 1? ये जनरल मेजॉरिटी है या सिंपल मेजॉरिटी है? तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी? पूर्ण बहुमत का मतलब क्या है अगर सामान्य बहुमत यह है तो? अब बातें मेरी समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? हमें लगता है कि हम जान रहे हैं। मौसम बदलाव, गुड, बातें स्पष्ट हुई। हवाबाजी गाजिया कम करो, ध्यान दो पढ़ने पर। नहीं, वही बोला गया, क्या वही बातें थी या और थी? तो अगर हम जाकर के देखें, बेसिक अप्रोच और अंडरस्टैंडिंग को हम ओवरलुक ना करें। कल जब चर्चा चल रही थी तो कल हमने एक प्रश्न पिक किया था, संवैधानिक सरकार से जुड़ा हुआ प्रश्न। यूपीएससी ने 2020 में भी पूछा पीटी में और 2021 में भी पूछा। उस प्रश्न को हमने पिक किया था। ठीक उसी प्रकार आगे जब चर्चा होगी, स्टेट पर यूपीएससी ने 2 प्रश्न पूछे, इसी तरह बैक टू बैक, ऑप्शन बदले हुए, ऑप्शन बदले हुए। तो इसका मतलब यह है कि जब हम गुजर रहे हैं किताबों से, तो जो अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं को भी हम फॉलो अप करते चले। अवधारणाओं को फॉलो अप करना जो है हमारे लिए आवश्यक है। संविधान में अगर आप जाकर के देखें, सामान्य बहुमत की चर्चा है। सामान्य बहुमत कहते हैं उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का बहुमत। पूर्ण बहुमत की चर्चा है, पूर्ण बहुमत की चर्चा है, ठीक है। पूर्ण बहुमत है कुल सदस्यों का बहुमत। तीसरा अगर देखेंगे, तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत, इसको इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते, नहीं, इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की मेजॉरिटी। जैसे अगर हम जाकर के देखें, लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ कितना है? 543 है।
ये टोटल स्ट्रेंथ है, नहीं पता चला इसमें 3 रिक्तियां, नहीं, और प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है तीन 300 नहीं, तो सामान्य बहुमत कितना हो जाएगा? अगर सामान्य बहुमत की बात करें 150 + 1, 300 डिवाइडेड बाई 2 + 1, ठीक है। पूर्ण इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या हो जाएगा? इफेक्टिव मेजॉरिटी हो गया इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस 540 डिवाइडेड बाई 2 + 1 इज इक्वल टू 271, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या हो जाएगा? पूर्ण बहुमत क्या हो जाएगा? 543 डिवाइडेड बाई 2 + 1 दैट इज 273 543 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 271.5 + 1 272.5 273। ये बात समझ में आई या नहीं? और ये तीनों कॉन्सेप्ट संविधान में मौजूद है, तीनों कॉन्सेप्ट संविधान में मौजूद है। ठीक उसी प्रकार अगर आप जाकर के देखें, और इन्हीं चीजों को समझना है हमें, कहां पर क्या है, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं पीटी एग्जाम में डिफरेंट जगहों पर। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो परेशानी आपकी बढ़ेगी या घटेगी? बतलाइए। ठीक उसी प्रकार अगर आप जाकर के देखें, ठीक उसी प्रकार अगर आप जाकर के देखें, नहीं तब देखेंगे विशेष बहुमत की बात आती है, 2/3 बहुमत की बात आती है, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत की बात आती है। यहां पर ये 2/3 बहुमत क्या है? प्रेजेंट एंड वोटिंग, नहीं, और स्पेशल मेजॉरिटी की चर्चा। तो अगर हम देखें तो पूरे के पूरे संविधान में देखें तो इस 6 प्रकार के बहुमत की चर्चा है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो क्लैरिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और क्लैरिटी होने के साथ साथ जो है हमें यह भी मालूम होनी चाहिए कि कहां पर किसकी जरूरत होती है। क्या आप में से कोई बतला सकता कि कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत की जरूरत कहां पर होती है? एनी वन ऑफ यू बतलाइए। नहीं, महाभियोग में जाएंगे इंपीचमेंट के लिए, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत के समर्थन की जरूरत होती है, बिना उसके महाभियोग का प्रस्ताव पारित नहीं होगा। नहीं, विशेष बहुमत की चर्चा तो कई जगहों पर दिखेगी, और कुछ जगहों पर जाकर के देखें तो वहां 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग की भी चर्चा है। तो यह पता होने चाहिए कि प्रश्न यहां से बन सकते हैं डिफरेंट रूपों में। और बार बार कह रहा हूं, प्रश्न को इमेजिन करना सीखें पढ़ने के क्रम में, तो वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप में होनी चाहिए। और चौथी चीज अगर यहां पर कहें तो वह चौथी चीज क्या है?
पॉलिटी सेक्शन में पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखें तो कई बार प्रारंभिक परीक्षा में भी अपडेशन पर बेस्ड प्रश्न होते। अगर आप जाकर के देखें 69th बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से, मूल ढांचे के सिद्धांत से। और अगर आप जाकर के देखें तो 69वीं बीपीएससी कब हुई? 30 सितंबर 2023। और उस समय अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से दो कारणों से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन चर्चा में था। नहीं, इनफैक्ट 3 कारण का है। एक आप देखेंगे तो 50 साल पूरे हुए थे केशवानंद भारती जजमेंट के, 73 और 50 23। नहीं, दूसरा अगर आप जाकर के देखें इसके कारण चर्चा हुई। दूसरा अगर देखें कुछ समय पहले केशवानंद भारती जो इस केस के पेटिशनर थे, उनके डेथ के कारण भी चीजें चर्चा में आई। और तीसरी चीज देखेंगे कि केंद्र सरकार के कुछ मंत्री लगातार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को क्वेश्चन कर रहे थे, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को क्वेश्चन कर रहे थे। नहीं तो आपको लग रहा है प्रश्न कहां से पूछा गया और प्रश्न कहां और क्यों पूछा जा रहा है, उसके रूट्स को समझिए। तो इसीलिए करंट में जब आप प्रश्नों को कर रहे होते तो करंट में केवल उन्हीं चीजों को मत देखें जो करंट तक सीमित है, बल्कि उसका जो एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है, उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उस हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से जोड़ करके उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के आलोक में अगर आप उसको देखने की कोशिश करते तो प्रश्नों के मिस करने की संभावना कम हो जाएगी। अब बातें समझ में आई? तो ये हम चर्चा कर रहे थे आपके साथ, पॉलिटी में समस्याएं कहां से कहां आती, किस तरह की समस्याओं का पॉलिटी में हमें सामना करना पड़ता है। नहीं, और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो बिहार के कंटेक्स्ट में एक और चीज आप देखेंगे। नहीं, पॉलिटी का जो सिलेबस है, सिलेबस के दायरे का विस्तार आप देखेंगे। लगातार 10 ही 11 12 प्रश्न हैं, लेकिन लगातार आप देखेंगे प्रश्न 2 एरिया से पूछे जाते, कन्वेंशनल जहां से प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लेकिन कुछ प्रश्न आप देखेंगे अनकन्वेंशनल एरिया से उठाने की कोशिश हो रही है, तो हम उसको भी ओवरलुक नहीं कर सकते। बढ़े आगे। अब अगला डायमेंशन जो है वह क्या है? तो अगला डायमेंशन है प्रश्नों के रुझान। एरिया कहां है जहां से प्रश्न उठा करके पूछे जा रहे हैं? तो एक एरिया है संवैधानिक विकास, और संवैधानिक विकास को भी 2 कंटेक्स्ट में देखने की जरूरत है। 1947 के पहले जो संविधान के निर्माण की दिशा में भारत के संविधान की मांग जो शुरू होती है, और उस संदर्भ में जो चरणबद्ध क्रमिक और चरणबद्ध तरीके से जो प्रगति होती है, एक वो। और दूसरा कंटेक्स्ट क्या है? तो दूसरा कंटेक्स्ट देखें
1946 टू 1950 संविधान निर्माण की प्रक्रिया, और तीसरा है वही संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, और जब हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रीफ में करना चाहूंगा। जब संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं तो दोनों चीजों को हम कवर करें, मेजर और इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और दूसरा इन न्यूज। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, अब तक जितने संशोधन हुए हैं ऐसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आपको मोटा मोटी 25 से 30 के आसपास होंगे, और उसके अलावा जो संविधान संशोधन वर्तमान में चर्चा में किसी भी कारण से, उनको आपको प्रॉपरली करना है। दूसरा टॉपिक अगर हम मूव करें तो वह क्या है? भारत का संविधान। इसमें आप संविधान के स्रोत, कौन से फीचर कहां से लिए गए, नहीं, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, अनुसूचियां जो है, ठीक है। और यहां पर भी हमारा अप्रोच क्या होगा? मेजर प्लस इन न्यूज। ठीक है। अब अगर यहां से हम आगे बढ़े तो अगला टॉपिक जहां पर प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली ज्यादा है वह क्या है? अधिकार एवं कर्तव्य। इसमें आपको फंडामेंटल राइट्स भी आ जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज भी आ जाएगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भी आ जाएंगे। और यहां पर ध्यान रखेंगे, इसको इन डिटेल करना है। इसको इन डिटेल करना है। और जब इस टॉपिक, क्योंकि यहां से प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली ज्यादा है, और जब इस टॉपिक को आप कर रहे होंगे तो कॉशस से रहने की जरूरत है। केवल फैक्ट कवर नहीं करना है, कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग भी। यहां से प्रश्न उठा करके पूछे जाएंगे। केस स्टडी भी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जजमेंट है उसको भी आपको देखना है, उसको ओवरलुक नहीं करना है। ठीक है। जब आप इसकी चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो यहां से आर्टिकल्स पर बेस्ड प्रश्न की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो कंठस्थ होने चाहिए, और केवल महत्वपूर्ण अनुच्छेद की हेडिंग नहीं, कई बार उसके उन अनुच्छेदों के प्रोविजंस जो हैं, क्लॉज और सब क्लॉज जो हैं, वहां से प्रश्न उठा करके डाले जा सकते। उसके लिए आपको तैयार रहना। नहीं, अगेन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं महत्वपूर्ण, जिन्होंने फंडामेंटल राइट्स को प्रभावित किया है,
उन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को प्रभावित किया, उसके स्टेटस को प्रभावित किया है, फंडामेंटल ड्यूटीज का क्रिएशन किया है, उस पर आपकी समझ होनी चाहिए। अगेन अगर आप जाकर के देखें तो स्पेशली आपातकाल का संदर्भ जो है, आपात प्रावधान, आपात उपबंधों का फंडामेंटल राइट्स पर क्या असर पड़ता, यहां पर एक मिस कर गया, वो है प्रियम्बल। सरकार के अंग में देखेंगे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। सरकार के अंग में कहां से प्रोविजन, प्रश्न कहां से उठा करके डाले जाएंगे? एरिया देखेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर ले लें, इससे रिलेटेड जो चीजें होंगी। नहीं, यहां पर अगर आप जाकर के देखें, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम से संबंधित, सीएम, राज्यपाल, न्यायपालिका से संबंधित अलग से, और विधायिका में देखें बिल, डिफरेंट तरह के जो बिल हैं। एरिया आइडेंटिफाई करना होगा कहां से प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। यहां से मूव करेंगे तो अगला जो प्रश्न होगा वो कहां से होगा, आप देखेंगे फेडरल स्ट्रक्चर से। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब सेंटर स्टेट रिलेशन, लोकल सेल्फ बॉडी, सेंटर स्टेट रिलेशन, लोकल सेल्फ बॉडी। यहां से प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी रहेगी। यहां से जो प्रश्न रहेंगे, विभिन्न आयोग, उसकी रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का फैसला, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नहीं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, नहीं। और इसके अलावा अगर आप जाकर के देखेंगे, रेस्ट में अदर्स हम कह दें, अन्य में आप स्टेट फॉर्मेशन रख सकते हैं। ठीक है, स्टेट फॉर्मेशन रख सकते हैं और अन्य चीजों को, नागरिकता यहां पर रख सकते हैं। और चीजें अन्य की कैटेगरी में आ जाएंगी। मोटा मोटी अगर आप देखें तो पॉलिटी में जो आपका ये होना चाहिए वो इसके कंटेक्स्ट में। अब यहां पर ध्यान में आपको रखना है, जितनी चीजों की चर्चा की, अगर मैं कहूं तो दो स्थितियां होंगी।
ऐसे टॉपिक जहां से क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, और जहां क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी कम है। दोनों जगह एक अप्रोचेज नहीं होगा, दोनों जगह अलग अलग अप्रोचेज हमारे होने चाहिए। ऐसे टॉपिक जहां पर प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ऐसे टॉपिक जहां पर प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वहां पर आप देखेंगे प्रश्न अंदर जाकर के पूछे जाएंगे। तो वहां पर आपको डिटेल में जाना होगा, वहां पर इन डेप्थ जाना होगा, नहीं, वहां पर विस्तार भी चाहिए और गहराई भी चाहिए। लेकिन ऐसे टॉपिक जहां से प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी कम है, जहां से प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी कम है, ऐसे टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ऐसे टॉपिक से प्रश्न जो पूछे जाएंगे तो वहां पर आपको सतह पर तैरते हुए प्रश्न दिख जाएंगे। इतनी बातें स्पष्ट हुई। इसी ईटीसी में एक और चीज आप ऐड ऑन कर सकते। किस चीज को ऐड ऑन कर सकते? इंडियन पॉलिटिकल डेवलपमेंट जीके ओरिएंटेशन वाले, जीके ओरिएंटेशन वाले। जैसे अगर आप जाकर के देखें, थोड़ा सा 69वीं बीपीएससी के प्रश्नों पर, कुछ प्रश्नों पर हमने नजर दौड़ाए। जैसे प्रश्न पूछा गया फंडामेंटल राइट्स के सोर्स क्या है, कहां से इंपोर्ट किया गया है फंडामेंटल राइट्स के कंसेप्ट को। एक प्रश्न पूछा गया है अनटचेबिलिटी के प्रोविजन से, और 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 22, आर्टिकल 14। ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया है शेड्यूल से, कि 5th शेड्यूल किससे संबंधित है। ठीक उसी प्रकार देखेंगे, एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर प्रश्न पूछे गए, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के नाम हैं और आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि उसकी स्थापना कब हुई। जिसमें सीपीआई की चर्चा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की चर्चा है, जिसमें सीपीएम की चर्चा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की चर्चा है, जिसमें बीएसपी की चर्चा है, बहुजन समाज पार्टी की चर्चा है, और जिसमें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की चर्चा है। ठीक है, ये अवेयरनेस की चीज है, इसको पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है। ठीक उसी प्रकार देखेंगे कि एक प्रश्न पूछा गया है, कैसे इन डेप्थ प्रश्न है समझे। प्रश्न पूछा गया है भारतीय संविधान के किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसके मदर टंग में बोलने की अनुमति देता है। यह आसान नहीं है प्रश्न, क्योंकि सामान्यतः इसको हम ओवरलुक कर जाते। ठीक है। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो आप इस चीज को समझें। अभी हमने एलिमिनेशन थ्योरी की चर्चा की थी ना कल, डिडक्शन मेथोडोलॉजी, नहीं तो एलिमिनेशन थ्योरी में हम एलिमिनेट करेंगे, हमें यह नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा, नहीं पता है, लेकिन यह तो पता है कि आर्टिकल 110 धन विधेयक से संबंधित है, यह तो पॉपुलर आर्टिकल है। यह हमें पता है आर्टिकल 121 और आर्टिकल 122 किससे संबंधित है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड लेजिस्लेटिव, विधायिका और न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। नहीं तो अगर ए और बी नहीं होगा तो डी में ऑप्शन है ए बी दोनों, तो वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। तो ऑप्शन जो बचा सी, आंसर क्या होगा, सी होगा। ये हमें भी नहीं पता था कि कहां पर है, लेकिन इतना तो हम अप्लाई कर सकते हैं एलिमिनेशन थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए।
आप देखें कॉलेजियम प्रणाली के बारे में प्रश्न पूछा गया नहीं, और आप देखेंगे लगातार जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो है विवाद का विषय रहा है सेंटर और मतलब आप कह ले एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच नहीं। एनजेएससी लाया गया, एनजेएससी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उससे जुड़े हुए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को खारिज किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बावजूद देखें जब भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मतलब कॉलेजियम के द्वारा रिकमेंडेशन होता, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच डिफरेंसेस सामने आते। अब प्रश्न पूछा गया और पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता मौजूदा सीजेआई करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते और इन 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों में वे व्यक्ति भी शामिल होंगे जो भावी सीजेआई है नहीं, वर्तमान सीजेआई के बाद जिनके सीजेआई बनने की संभावना होगी। अब दूसरा है संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली को आरंभ किया, यह तो गलत होगा, यह तो जुडिशियल कॉन्सेप्ट है, जुडिशरी के द्वारा दिया गया। तीसरा है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के, तो 2 गलत है नहीं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है नहीं। तो अब आप देखें फिर ट्रिक, 2 गलत है, 2 वाला ऑप्शन हमने हटा दिया ए। अब हमारे पास है 3 ऑप्शन, एक में है केवल 1, दूसरे में है 1 3, तीसरे में है 3 4। तो 1 सही है ये हमें पता है नहीं, तो 1 और एलिमिनेट हो गया, 3 और 4 वाला एलिमिनेट हो गया नहीं, तो अब होगा केवल 1 या 1 और 3, तो तीसरा भी सही है। दोनों जगहों पर सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो उनके जजेस के अपॉइंटमेंट कॉलेजियम के माध्यम से होते हैं, बस फर्क क्या होता है साइज ऑफ कॉलेजियम में। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कंटेक्स्ट में कॉलेजियम के 5 मेंबर होते हैं विथ सीजेआई, और अगर हम हाई कोर्ट के जजेस के कंटेक्स्ट में कहें तो वो 3 मेंबर कॉलेजियम होता। अपने आप आंसर निकल गया नहीं, हमें ये नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि चौथा सही है या नहीं है, देखने की जरूरत भी नहीं। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा है अब कहा जा रहा है कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में जस्टिस पीएन भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई। अब 2 चीजें समझनी है नहीं। अब देखें जब जजेज अपॉइंटमेंट की चर्चा करते थे, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस की चर्चा आती। फर्स्ट जज केस एसपी गुप्ता केस है 1982 का, सेकंड जज केस 1993 का है और थर्ड जज केस जो है 1997-8 का है। अब बातें समझ में आई। जस्टिस पीएन भगवती जो हैं उनकी चर्चा किसके कंटेक्स्ट में आती है, पीआईएल के कॉन्सेप्ट के कंटेक्स्ट में जस्टिस पीएन भगवती की चर्चा आती है 1980s के अर्ली में। बातें समझ रहे हैं यानी, तो एलिमिनेशन का एक आधार यह भी हो जाएगा कि अर्ली 1980s में जस्टिस पीएन भगवती ने पीआईएल का कॉन्सेप्ट दिया था और उसको डिफाइन किया था, और यहां 1993 की बात की जा रही है। चाहे इसके आधार पर आप खारिज करें या फर्स्ट जज केस के आधार पर खारिज करें, इसलिए हमने कहा जो मेजर जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के उस पर भी नजर आपको रखनी नहीं। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रियम्बल से, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए यह प्रश्न कितने महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया कि इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। एक सही है। अब हम देखें 2 ऑप्शन ए और बी ऑप्शन है, इसमें पूछा जा रहा है क्या गलत है। तो एक तो सही है, तो इसका मतलब जो है डी सी, एक जिस ऑप्शन में है सी और डी ऑप्शन में वो बाहर हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है कि हमें यह देखना है कि शेष 3 स्टेटमेंट सही हैं या गलत।
तो दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर नहीं, 42वें संविधान संशोधन के जरिए भारतीय संविधान में भाग 4A को जोड़ा गया और उसके तहत मूल कर्तव्यों की संकल्पना को इंट्रोड्यूस किया गया। मूल कर्तव्य की संकल्पना मूलतः सोवियत संघ से ली गई, कई जगहों पर जापान भी आपको मिलेगा नहीं, और 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, गलत हो गया। अब दूसरा गलत हो गया तो 2 ऑप्शन जहां पर भी, एक जहां नहीं हो और 2 मौजूद हो, उस ऑप्शन को पिक करेंगे। अपने आप तीसरे और चौथे को देखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे तीसरे और चौथे में जाएंगे उलझ जाएंगे, क्योंकि उसमें आपको जानना होगा आर्टिकल 39A क्या है, आर्टिकल 43A क्या है, आर्टिकल 47 क्या है, वहां उसमें भी ट्रिक बतला दे रहा। ठीक है, ट्रिक क्या है आप इस चीज को समझें। हमेशा ये बात ध्यान रखें, कोई भी नया अनुच्छेद अगर जोड़ा जाएगा, ठीक है, कोई भी नया अनुच्छेद जोड़ा जाएगा तो वहां पर कैपिटल लेटर नए अनुच्छेद को इंडिकेट करेगा। ठीक है, एक कंफ्यूजन हो सकता है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए 45 आर्टिकल 45 जो है तो वो जोड़ा नहीं गया, आर्टिकल 45 को रिप्लेस किया गया। जोड़ना और रिप्लेस करने में अंतर है। अब आप थर्ड ऑप्शन पर देखेंगे तो 3 आर्टिकल की वहां चर्चा है, आर्टिकल 39 कैपिटल ए, आर्टिकल 43 कैपिटल ए और आर्टिकल 47। तो थर्ड स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत होगा या नहीं, क्योंकि पूछा जा रहा है कि निम्न अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए अनुच्छेद में कैपिटल ए कैपिटल बी होना चाहिए था, 47 में नहीं दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करें, अप्रोच को समझने की कोशिश करें। ठीक है, बढ़े आगे। अब अगर हम यहां से मूव करें तो ये जो है, ये 10 प्रश्न 69th बीपीएससी में उठा करके पूछे गए। ठीक है, एक बार 68 के भी प्रश्नों को हम आपके साथ डिस्कस कर लेते ताकि आपको आइडिया लग जाए। राज्यसभा के स्ट्रक्चर पर पूछा गया है और पूछा गया है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। ऑप्शन है अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। नहीं, तो आपको यह पता है कि राज्यसभा का सदस्य 2 तरीके से बना जा सकता। एक इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से, ठीक है, आम मतदाता विधानसभा के प्रतिनिधियों को चुनते और विधानसभा के प्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधि किनको चुनते हैं, उनको चुनते हैं। दूसरा अगर आप देखें, राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन करते। नहीं, तीसरा है नागरिकों द्वारा सीधे चुने हुए सदस्य, तो वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। तो आंसर डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक, एक प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में किसका संबंध सर्वोच्च न्यायालय से है? नहीं, मूल अधिकार क्षेत्र, कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो इन तीनों का मूल अधिकारिता का संबंध भी, अपीलाइट ऑथोरिटी का संबंध भी और कॉलेजियम सिस्टम का संबंध भी किससे जाकर जुड़ता? सुप्रीम कोर्ट से जाकर के जुड़ता है। तीसरा प्रश्न पूछा गया, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? बतलाइए, कितने? खाना नहीं खाती हो कि कल सोमवारी था?
हाँ, तो सुबह कुछ नहीं खाया, बस चाय पी करके मर जाओगी, ठीक है। और कोई भगवान शिव काम नहीं देंगे। हाँ, तो आप अगर देखें तो आपको ये पता होगा, राइट टू बी इलेक्टेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव में राज्यसभा का अगर सदस्य बनना हो, विधान परिषद का सदस्य बनना हो, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी? राज्यसभा या विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? श्योर हैं? न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? विनेश फोगाट के मामले में अभी न्यूज आया कि 4 दिन से जो है वो चूक जा रही है। नहीं, अब राज्यसभा गोल्ड भी गया और राज्यसभा ओलंपिक पदक भी गया और राज्यसभा के सदस्य बनने की संभावना भी धूमिल पड़ी। विधानसभा के कंटेक्स्ट में क्या है? 25 साल नहीं, लेकिन पंचायतों के कंटेक्स्ट में वह 18 साल है। नहीं, अब देखें, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऐसे प्रश्नों को जो है या तो एग्जामिनेशन हॉल में ही करेंगे या छोड़ेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को अगर कवर करने के लिए आप स्ट्रैटेजी तैयार करें तो वो संभव नहीं है, मेरा स्पष्ट मानना है। नहीं, एक पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो 3 टियर पंचायत स्ट्रक्चर जो है, वो 3 टियर पंचायती राज सिस्टम जो है, उसमें देखेंगे ब्लॉक लेवल पर मध्यवर्ती पंचायत के स्तर पर पंचायत समिति की संकल्पना है। फिर एक प्रश्न उठा करके पूछा गया है, मतलब निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया है? नहीं, तो उसको इकोनॉमी का क्वेश्चन माने, पॉलिटी का क्वेश्चन माने, या आप पर डिपेंड करता। एक पूछा गया है, विधि अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात है, यह कहां से ली गई है? बताया ना, स्रोत से प्रश्न पूछे जाएंगे। नहीं, तो अगर आपको पता हो तो यह कॉन्सेप्ट जो है इंग्लिश कॉमन लॉ से लिया गया है। नहीं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समान संरक्षण के सिद्धांत की संकल्पना वहां से ली गई है। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 माह, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नहीं, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक उत्तरदायी की संकल्पना है कि लोअर हाउस जो भी होगा उसके प्रति उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यूनियन में लोकसभा के प्रति और स्टेट में, प्रोविंसेज में विधानसभा के प्रति। नहीं, अब पूछा गया 73 में संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो 73rd 74th अमेंडमेंट जो है वह किसको रिप्रेजेंट करता है? यह भारतीय फेडरल स्ट्रक्चर को रिडिफाइन करता है। इसके पहले भारतीय फेडरल स्ट्रक्चर 2 टियर था, यूनियन एंड स्टेट, लेकिन 73 में 74 में संविधान संशोधन के जरिए 3rd टियर के रूप में लोकल सेल्फ बॉडी को जोड़ा गया। रूरल इलाके में रूरल लोकल बॉडी के रूप में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जोड़ा गया और अर्बन लोकल बॉडी के रूप में नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका को जोड़ा गया, नगर निगम को जोड़ा गया। बातें स्पष्ट हुई। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो यहां पर यह महत्वपूर्ण चीज है, यह महत्वपूर्ण हमारे लिए है। 3rd टियर ऑफ गवर्नेंस को जो क्लियर किया गया है, तो उसमें आप देखेंगे न्यायिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण आपको दिखेगा, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज किया गया है, वो चीजें आपको दिखेंगी। न्यायिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं दिखेगा। तो अगर आप जाकर के देखें,
मतलब मैंने आपके सामने जो है प्रश्नों के माध्यम से 69th बीपीएससी के प्रश्न के माध्यम से 68th बीपीएससी पीटी के प्रश्नों के माध्यम से मैंने आपके सामने ये डिमॉन्स्ट्रेट करने का प्रयास किया कि देखिए ये सिलेबस जो हमने डिफाइन किया है, तो मोटा मोटी दोनों साल जो 20 प्रश्न पूछे गए हैं उनमें 19 प्रश्न जो है इसी कोर एरिया से उठा करके पूछे गए हैं। इस कोर एरिया अदर पोर्शन में जाएंगे तो अदर पोर्शन की तरह अभी तक नहीं बढ़ा गया, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, यह बात ध्यान रखें। क्लियर? कोई डाउट? बढ़े आगे। अब सवाल यह उठता सोर्स क्या हो। नहीं तो एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूंगा एनसीईआरटी, क्लास 9th से 12th तक। दूसरा, बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। और क्लास में हमेशा ये आपके पास होना चाहिए, जब भी पॉलिटी का क्लास करते बेयर एक्ट लेकर के आवे। ठीक है? अगर रटने के दबाव से मुक्त होना चाहते और उसके साथ अगर कंफर्ट फील करना चाहते तो बेयर एक्ट के साथ आइए। तीसरी बात जो मैं कहूंगा वह क्या है? तो तीसरी बात यहां पर कहूंगा वह यह कि बुक में लक्ष्मीकांत सेलेक्टिव, पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है? सेलेक्टिव मैनर में लक्ष्मीकांत आप पिक करें, क्योंकि वही अभी चल रहा है। हम लोग तो डीडी बसु प्रीफर करते थे, लेकिन वो आपसे होगा नहीं। सुभाष कश्यप चाहे तो प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी जो है ये थोड़ा सा आसान है। समझिए, पेजेज को देख के घर बनाइएगा नहीं, जो सिलेबस डिफाइन किया है और प्रश्नों के ट्रेंड, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हमेशा देखें। प्रश्नों के ट्रेंड के आलोक में लक्ष्मीकांत को आप अप्रोच करें। अगला जो डायमेंशन उभर करके आता है, इसके अलावा न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। ठीक है? मैगजीन्स में प्रीफरेबल है प्रतियोगिता दर्पण मेरे लिए। ठीक है? न्यूज़पेपर में जहां कहीं कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड इश्यूज की चर्चा है, कहीं आर्टिकल का रेफरेंस आता, वहीं पर बेयर एक्ट को पलटे। हिंदी मीडियम वाले जो होंगे वो बेयर एक्ट बाइलिंगुअल लेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में लेंगे, केवल हिंदी वाला नहीं लेंगे। ठीक है? इंग्लिश मीडियम वाले केवल इंग्लिश का ले, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को बाइलिंगुअल लेना है। इतनी बातें स्पष्ट हुई। तो ये एक इंडियन पॉलिटी पर हमने आपको एक आउटलाइन देने की कोशिश की। इसके माध्यम से यह बतलाने का प्रयास किया कि क्लासेज जो कल से टॉपिक शुरू होंगे, तो उसमें हम किस अप्रोच के साथ इंटर करेंगे और कैसे आपको हमारे साथ चलना है, किन चीजों को फोकस करना है, किन चीजों को ओवरलुक किया जा सकता है, या कहां पर हमारा फोकस कम होना चाहिए। क्लियर? एक आउटलाइन हमने दिया। इस क्रम में हमने पिछले 2 एग्जाम्स के पूछे गए प्रश्नों को भी डिस्कस किया। यहां तक में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो प्रश्न पूछ सकते। नहीं? ठीक है? कल एनसीईआरटी की बुक में क्लास 9th की जो बुक है, लोकतंत्र पर जो चैप्टर है,
9th क्लास का चैप्टर 1 और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें भी लोकतंत्र पर एक चैप्टर है। एनसीईआरटी है किन्हीं के पास 10th वाली? मेरे ख्याल से 4th या 5th चैप्टर होगा। देखिए तो लोकतंत्र और विविधता कौन सा चैप्टर है ना? चैप्टर 5। इन दोनों चैप्टर को आपको पढ़ के आना, और हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कल शुरू करेंगे चर्चा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वगैरह रोशन सर आपको करवाएंगे। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो चर्चा शुरू करेंगे वो हम चर्चा शुरू करेंगे प्रीएम्बल से। और इसी प्रीएम्बल की चर्चा के क्रम में हमें पूरी की पूरी एनसीईआरटी को कवर करना है। इतनी चीजें प्रीएम्बल में है, ठीक है? तो ये दोनों चैप्टर एसेंशियल रीडिंग है, हर हालत में पढ़ करके आना। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।